हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपसे बात करते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड एजुकेशनल मटेरियल पर, आपकी मैथ्स, साइंस और जनरल स्टडी से संबंधित टॉपिक्स पर। और उन टॉपिक्स की चर्चा करने के बाद मैं तैयार कराता हूं आपको आपकी एग्जाम के लिए। तो हम आज जिस यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं वो यूनिट है सांख्यिकी। तो आज हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी पर ही, और सांख्यिकी का जो सिलेबस है उसमें आपके पास केवल 3 चीजें आपको पढ़नी है। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आता है आपका मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि हर साल के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आप किसी भी साल, पिछले किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, तो उसमें आपको पूछा जाएगा एक प्रश्न 10 नंबर का, वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड। यानी दिए गए आंकड़ों में एक सहसंबंध गुणांक आपको ढूंढना होगा। तो ये 3 टॉपिक हैं हमारे पास। आज हम इन्हीं तीनों टॉपिक में पर चर्चा करेंगे। मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी कैसे निकाल जाती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, और हम फाइनली बात करेंगे फिर कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पर। तो अगर आप इन प्रश्नों को समझ जाएं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई कमी लगती है दोस्तों, तो आप मुझे लिखना ना भूलें। अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज लिखें। मैं जरूर अपने तरीके में सुधार की कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं फिर कह रहा हूं कि सांख्यिकी जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको 10th स्टूडेंट भी देख सकते हैं, 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, मैथमेटिक्स ग्रुप वाले, और 12th के स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक ब्रांच से हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिनका है, वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, कैसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे, और कैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। तो जहां तक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर की बात है, तो सेक्शन सी में जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन या मोड को निकालिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड निकालना है तो इसके लिए मैंने एक सेशन पहले ही दिया है, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप अगर मीन, मीडियन, मोड किसी क्लासिफाइड इंटरवल का देखना चाहते हैं, उसको निकालना सीखना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन पर जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूं आपके सामने। यहां पर 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी, और उनके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे गए हैं। स्टूडेंट ए ने 40, 30, 85, 90, 25 और 30 मार्क्स लिए हैं, और स्टूडेंट बी ने उन्हीं सब्जेक्ट में 46, 50, 45, 60, 45, 54 ये मार्क्स प्राप्त किए हैं। और आपको क्या है, इनका मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, और मोड भी निकालना है। तो पहले तो आपको इन आंकड़ों का ये कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद उनका एनालिसिस करना है कि ये आंकड़े कैसे हैं, क्या इनका मीन, मीडियन, मोड इनका सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो देखते हैं। मीन निकालने के लिए होता है सम ऑफ द डेटा एंड नंबर ऑफ डेटा। तो दोनों कंडीशन में डेटा का जो टोटल है वो देखिए, अगर आप इन सबका टोटल करते हैं तो ये हो गया आपका 300, और बी वाले के लिए भी अगर आप डेटा का टोटल करते हैं तो ये हो गया ये भी 300। दोनों कंडीशन में सम ऑफ डेटा है 300 एंड नंबर ऑफ डेटा है 6, तो दोनों का मीन हो गया 300/6 यानी 50। ए का भी मीन हो गया 50 और बी का मीन भी हो गया 50। एक चीज, अगर आपको मीडियन निकालना है इन्हीं आंकड़ों का, जो कि नॉन क्लासिफाइड डेटा है,
इनका अगर आपको मीडियन निकालना है तो आप मीडियन में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 आंकड़े हैं। 6 आंकड़ों को आप पहले लगाएंगे आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो बीच की टर्म है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप इनको आरोही क्रम में लगाएंगे एक ही कंडीशन में, तो इसका मीडियन यहां पे लिखेंगे आप। सबसे पहले आपके पास है 25, फिर है 30, फिर 30, फिर इसके बाद 40, 85 और 90। 1 2 3 4 5 6 आंकड़े आ गए हैं। और अब इनका मीडियन देखते हैं आप। तो मीडियन में चूंकि 6 हैं तो बीच के 2 पद होंगे, तीसरा पद और चौथा पद बीच का पद होगा। कैसे निकाला आपने? टोटल नंबर को हाफ कर दिया, तो 6 है तो 6 का आधा हो गया 3, तो यहां से आप देख लेंगे तीसरा और चौथा पद। तो तीसरा पद है यहाँ पर 30 और चौथा पद है 40। तो इन दोनों का फिर आप एवरेज ले लेंगे, तो ये एवरेज हो जाएगा 30 और प्लस 40/2 तो 35। एक ही कंडीशन में तो हो गया 35 मीडियन। और बी के लिए सेम वही चीज, अगर बी को भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा 45, फिर आएगा 46, फिर आएगा 50, नहीं 45 2 बार आ रहा है, 45 45 45 45 46 50 और 54 एंड 60। इस मामले में अगर आप मीडियन निकाल रहे हैं तो फिर से वही थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज। तो यहां पर थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म है 46 एंड फोर्थ टर्म है 50, तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 48। तो स्टूडेंट बी के लिए मीडियन हो गया 48। अब मोड की बात करते हैं। तो मोड आप जानते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं, उन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट ए के लिए आप देख रहे हैं कि 30 2 बार आ रखा है, और स्टूडेंट बी के लिए आप देख रहे हैं कि 45 2 बार आ रखा है। तो मोड अगर हम निकालें तो ए स्टूडेंट के लिए के आंकड़ों का मोड है 30 और बी स्टूडेंट के आंकड़ों का मोड है 45। तो ये बड़ा सिंपल है मीन मीडियन मोड निकालना, क्योंकि ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का मीन मीडियन मोड इसी प्रकार से निकाला जाता है। और वर्गीकृत आंकड़ों का अगर आपको मीन मीडियन मोड निकालना है, जहां पर क्लास इंटरवल दिया गया होगा और फिर उसका मीन मीडियन मोड निकालना होगा, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने क्लासिफाइड इंटरवल का मीन मीडियन मोड निकालना सिखा रखा है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मीन मीडियन मोड निकालना आसान था, ये हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी पर। हमने सेंट्रल वैल्यू तो निकाल ली है कि इन सारे मार्क्स का अगर हम एवरेज देखें तो हम ये कहते हैं कि इनका मीन 50 है, 48 है या 45 है या 35 30, ये हमने अलग अलग डेटा इसके प्राप्त कर लिए हैं। और ये होते हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये जो डेटा है मीन है, ये पूरे स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे के नियर अबाउट 50% मार्क्स हैं, और इसी प्रकार से अन्य चीजों के लिए भी। लेकिन अगर हम इसको इस ग्राफ में दिखाएं, ग्राफ में दिखाने का मतलब क्या है कि हम अगर स्टूडेंट ए के मार्क्स लिखें तो पहले सब्जेक्ट में उसकी 40, हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। दूसरे सब्जेक्ट में 30 के ऊपर भी डॉट लगा दिया। फिर तीसरे सब्जेक्ट में 85, तो 85 80 और 90 के बीच में एक डॉट लगा दिया। अगले सब्जेक्ट में है 90, यहां भी एक डॉट लगा दिया। और इसी प्रकार 25 और 30 पर फिर से डॉट लगा दिया। और इसका हमने मीन निकाला है। अगर हम मीन के केस में देख लें तो इसका मीन निकाला है हमने 50। और दूसरे केस में देखें तो 46 यानी 45 यानी 40 और 50 के बीच में एक डॉट, फिर उसके बाद 50 एग्जैक्ट 50 के ऊपर डॉट, फिर 45 यानी नियर टू 46 के ऊपर एक डॉट, फिर 60 और फिर 45 के ऊपर 2 बार आ रहा है तो इसलिए उसी के ऊपर हमने डॉट लगा दिया। और फिर 54 50 और 60 के लगभग बीच में, तो ये 54 हो गया। और इसका हमने मीन लिया है फिर से 50। अब दोनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं
दोनों कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट ए के लिए मीन 50 है, लेकिन जो उसकी आंकड़ों की जो वैल्यू है वो 50 के बहुत दूर दूर है। और दूसरे मामले में हम देख रहे हैं जो मीन हमने निकाल रखा है, आंकड़ों के मान भी उसी के नजदीक हैं। तो कौन सा सही प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि का मतलब आप समझते हैं, प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई एक प्रतिनिधि है तो वो हमारे आसपास रहे, हम हमारी चीजों को, हमारी बातों को वो सुने, हमारी बातों को वो आगे तक पहुंचाए, इसीलिए हम उसे प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि वो हमारे बीच रहे। तो अगर हम पहले आंकड़ों का प्रतिनिधि 50 लेते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मान है, जो आंकड़े हैं, वो इस मीन के बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। यानी यहां पर डिस्पर्सन है, विक्षेपण है, आंकड़ों का उसके माध्य के साथ विक्षेपण है, वे दूर दूर फैले हुए हैं। और दूसरे मामले में मीन जो दे रखा है उसी के आसपास आंकड़े, उसी के इर्द गिर्द आंकड़े रखे गए हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हम 50 को बोल रहे हैं तो ये दिए गए आंकड़ों का मीन हमने फाइंड तो कर लिया है, लेकिन इसकी तार्किकता, इसकी संगतता, इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं है स्टूडेंट बी के मार्क्स के कंपैरिजन में। स्टूडेंट ए के मार्क्स का जो मीन आपने निकाल रखा है वो ज्यादा तार्किक नहीं है। तो अब हम कैसे पता करें कि कौन से आंकड़ों का मीन या मीडियन या मोड अपने प्रतिनिधि मानों की सही व्याख्या करता है, सही ढंग से निकाला गया है, या वो सही रिप्रेजेंटेशन करता है पूरे आंकड़ों का। तो इसके लिए हमें अब जरूरत पड़ती है एक और चीज की, वो होता है विचलन। इन आंकड़ों का अपने माध्य से विचलन हुआ है तो उस विचलन की दर क्या है, कितना विचलन हुआ है। और दूसरे वाले मामले में भी अगर हम चेक करें कि इन आंकड़ों का अपने जो सेंट्रल वैल्यू है उससे कितना विचलन है, तो उस चीज को हम कहते हैं डेविएशन या डिस्पर्सन। और विचलन निकालने के भी हमारे पास कई तरीके हैं। तो प्रश्न इस तरह से आता है, आपके पास आंकड़े दिए गए होंगे और आपसे कहा गया होगा कि इन आंकड़ों का विचलन निकालिए, मीन डेविएशन निकालिए, माध्य विचलन निकालिए या मानक विचलन निकालिए। तो विचलन का मतलब आप समझ गए कि पहले आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, जिस तरह से प्रश्न में पूछा गया होगा। प्रश्न में यह भी पूछा गया होगा कि इसका माध्य विचलन निकालिए, और आगे लिखा गया होगा कि माध्य से मीन डिविएशन फ्रॉम मीन और मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। या तो माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए आया होगा या माध्यक से माध्य विचलन निकालने के लिए आया होगा। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे अगर माध्य से माध्यक विचलन निकालेंगे हम, तो माध्य है 50, तो 50 से इन आंकड़ों का कितना डिस्पर्सन हुआ है, इन दोनों केस में वो कहलाएगा माध्य विचलन। और जिसमें कम विचलन हुआ होगा वो आंकड़े ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और जिनमें डिस्पर्सन ज्यादा हो रहा होगा वो आंकड़े उतने अस्पष्ट होंगे, उनका मीन मीडियन उतना अस्पष्ट होगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन प्रश्न पर कि हमें आंकड़ों का माध्य विचलन कैसे निकालना है। तो सपोज अब यही आंकड़े हमारे पास है, अब इनका हम डेविएशन निकालते हैं कि कितना इसका डेविएशन आ रहा है। तो पहले बात करते हैं माध्य विचलन की। तो स्टूडेंट्स, हमने दिए गए आंकड़ों का मीन, मीडियन और मोड निकाल लिया है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इन आंकड़ों का माध्य विचलन निकालिए, और माध्य विचलन में भी दो कैटेगरी होंगी। आपसे पूछा जाएगा माध्य से विचलन, यानी माध्य से माध्य विचलन, या फिर माध्यक से माध्य विचलन। इस चीज को आप समझेंगे, एक क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर आपको माध्य से माध्य विचलन निकालना है तो आपको इस तरह की टेबल बनानी पड़ेगी, और माध्य आपको पता होना चाहिए, आपने पहले निकाल दिया। जैसे इन दोनों आंकड़ों में माध्य की बात करें, अगर मीन की बात करें तो वो 50 है, तो दोनों मामलों में हमने लिख दिया है। स्टूडेंट ए के लिए भी माध्य यानी x बार 50 है, और स्टूडेंट बी के लिए भी x बार 50 है। अब आपने मार्क्स लिख दिए हैं। इसके बाद आपने डिस्पर्सन निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, ये मीन से कितनी दूरी पर है। तो जैसे अगर हम घटाएंगे तो मीन से घटा देंगे तो ये 50, मीन से घटाना है 50 को, तो 50 माइनस 50, तो ये कितना हो गया 0।
अगला है 50 से घटाना है आपने, तो 50 माइनस 30, तो कितना आ गया डिफरेंस 20, यानी कि ये 20 यूनिट कम है या दूर है। फिर अगला वाला है 50 माइनस 85, तो ये कितना हो गया, अब 50 से माइनस 85 घटा रहे हैं तो ये नेगेटिव टर्म आ गया माइनस 35। 90, तो 50 माइनस 90, इसका डिस्पर्सन हो गया माइनस 40, और 50 माइनस 25, इसका डिस्पर्सन हो गया 25, और 50 माइनस 30, इसका डिस्पर्सन हो गया 20। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये देख रहे हैं आप कि जब आपने घटाया है तो कुछ टर्म्स पॉजिटिव आई हैं और कुछ टर्म्स नेगेटिव आई हैं, लेकिन ये डिस्पर्सन का मतलब है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो जब हम डिस्टेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें इसका मोड निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होगी, मोड डी आई, जो डी आई की वैल्यू निकली है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, इसका मोड लेना है, तो 20 पहले से ही प्लस है, 35 माइनस में है, लेकिन अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 35 प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार 40 भी प्लस, 25 भी प्लस और 20 भी प्लस, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और अब यहां पर एक और कॉलम आपने बनाना है। देखिए 4 कॉलम बना दिए आपने, ये आपके पास क्लास थी, उसके बाद आपने डिस्पर्सन निकाला, उसका मोड निकाला और f इंटू डी आई निकाल दिया। यहां पर एक चीज ध्यान रखना आप, f इंटू डी आई, और चूंकि ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनमें प्रत्येक जो मार्क्स है उनको हमने इंडिविजुअली लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक मार्क की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं बना रखा है। 50 मार्क्स के लिए आया तो 1 लिखा है, एक सब्जेक्ट में है, फिर 30 मार्क्स भी एक सब्जेक्ट में, फिर 85 मार्क्स भी एक सब्जेक्ट में, फिर 90 मार्क्स भी एक सब्जेक्ट में। इस तरह से हमने जितने मार्क्स आ रहे हैं उनको एक एक बार लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास यही आंकड़े वर्गीकृत होते, क्लास इंटरवल में दिए गए होते, तो आपको ये 50 नहीं दिया होता, आपको यहाँ पर दिया होता 50 से 60 अंक या 50 से 60 के बीच, तो सब्जेक्ट की संख्या होती 1 2 3 जो भी है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाती। तो उस केस में आपको मोड डी आई निकालना है, और अगला कॉलम जब आप बनाएंगे तो f इंटू मोड डी आई निकालेंगे। इस केस में f सबके लिए 1 है, तो जो डी आई की वैल्यू है वही f इंटू डी आई की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं अगले प्रश्न में इसको और क्लियर करूंगा, लेकिन आप यहाँ पर समझ जाएंगे इसको। तो f इंटू डी आई प्रत्येक मामले के लिए यहाँ पे 1 है, तो जो डी आई की वैल्यू है वही 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही चीज आएगी। तो 0 20 35 40 25 एंड 20। अब बात आती है, आपको जो लास्ट कॉलम है f इंटू डी आई, उसका सम करना है, और उसको लिखते हैं सिग्मा f और डी आई, f इंटू मोड डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए 140, ये हो गया सिग्मा f डी आई। और अब फॉर्मूला आपके पास है MD, मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्योंकि यहाँ पे आप मीन से डिस्पर्सन निकाल रहे हैं, तो MD हो जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो सिग्मा FDI की वैल्यू निकाली है, और टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आपको मार्क्स का टोटल नहीं करना, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी एक बार है, 2 बार, 1, तो इन सबको जोड़ करके आपके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6। तो मीन डेविएशन हो जाएगा 140 और बटे 6, और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हो जाएगा 6 2 12, 20, 6 3 18 एंड 0.33, और सो, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, दशमलव के 2 स्थानों का शुद्ध मान लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 23.33। ये स्टूडेंट ए के लिए मीन डेविएशन हो गया, कि उसके जो मीन निकाला था आपने आंकड़ों का, उसका एक्चुअल में डिस्पर्सन कितना है, कितनी डेविएशन हो रहा है, तो 23.33 मार्क्स का डेविएशन हो रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार आप दूसरे स्टूडेंट के लिए निकाल लें, बी के लिए आप घटाएंगे, यहां पर डी आई निकालेंगे, तो फिर से माध्य से घटाना है, तो 50 से 46 घटाएंगे तो इस कंडीशन में यहां होगा 4, फिर 50 से 50 घटाएंगे तो 0, 50 से 45 घटाएंगे तो 5, 50 से 60 घटाएंगे तो -10,
50 से 45 घटाएंगे फिर से 5 और 50 से 54 घटाएंगे तो -4। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो ये 4 0 5 10 5 और 4। और चूंकि यहाँ पर भी फिर फ्रीक्वेंसी सबकी एक एक बार है तो FDI भी वही हो जाएगा 4 0 5 10 5 4 और सिग्मा F मोड DI की वैल्यू हो जाएगी, जोड़ लो इनको, 5 4 9 और 5 4 9 9 18 10 28, ये हो गया 28। तो कंडीशन बी के लिए MD क्या हो गया, सिग्मा FI इंटू मोड ऑफ DI अपॉन N, तो बराबर इस कंडीशन में हो गया 28/6 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 24 4.666 और दशमलव के 2 अंकों तक लिखेंगे तो हो जाएगा 4.67। तो पहली कंडीशन में डेविएशन है 23.33 और दूसरी कंडीशन में डेविएशन है 4.67। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि जो पहले आंकड़ों का हमने मीन निकाला है उसकी तुलना में दूसरे आंकड़ों का मीन ज्यादा तर्कसंगत है, ज्यादा प्रभावी है और ज्यादा सार्थक है। तो यहां पर हमने मीन डेविएशन और निकाला था दोनों आइटम का मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन माध्यक से निकालें तो फिर अब आप यहाँ पे x बार यानी जो मीडियन है उसकी जगह लिख देते। जैसे पहले वाले आइटम के लिए थी 35 और दूसरे वाले के लिए थी 48, तो 35 और 48 से फिर आप डेविएशन निकालते और तब फिर यही फॉर्मूला रखता। बाकी सारी चीजें सारी यही होंगी, जब आप मीडियन से भी निकालेंगे तो सारी चीजें यही लिखेंगे, बस केवल इस कॉलम में लिख देंगे डिस्पर्सन फ्रॉम मीडियन और यहाँ मीडियन की वैल्यू रखेंगे और मीडियन से घटाते हुए जाएंगे, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से और इसी फॉर्मूले में मान रखते हुए निकाल, तब आप मीडियन से डेविएशन निकाल लेंगे, मीन डेविएशन। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे इसको अच्छे ढंग से। तो चलिए अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। दोनों चीजें एक ही हैं, अगर आप मीन डेविएशन में निकाल रहे हैं तो उसका भी हमने वही अनुमान लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो उसमें भी वही अनुमान है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि जितने आप और कैलकुलेशन करते जाएंगे उतने अधिक आप अपने विश्लेषण पर और सटीक होते जाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कौन कौन से आपको कॉलम बनाने हैं और कैसे आपने उनकी कैलकुलेशन करनी है, चलिए जल्दी से उसको देख लेते हैं। अगर हमें इन्हीं आंकड़ों का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन निकालना है तो जो टेबल हमने बनाई थी उसमें थोड़ा सा आपको अंतर करना होगा। वो अंतर क्या है, यहां पर आपने पहले मार्क्स लिखे थे, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे, उसके बाद डिस्पर्सन लिखेंगे, डिस्पर्सन फ्रॉम मीन या डिस्पर्सन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पर डिस्पर्सन फ्रॉम मीन लिखा है हमने, तो वो डिस्पर्सन निकाल दिया, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इन केस में, इस केस में आपने देख लिया। जब आप मीन डेविएशन निकाल रहे थे तो आपने मोड लिया था, यानी कि सारी वैल्यूज को आपने पॉजिटिव मान लिया था। अब इन सारी वैल्यूज को पॉजिटिव करने का एक और तरीका है कि आप जो ये डेविएशन डिस्पर्सन वैल्यू जो निकली हुई है इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि प्रत्येक नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो या तो आप प्रत्येक नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका डिफेक्स मान निकालिए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मोड निकालिए, या तो फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो जो डिस्पर्सन था आपका मीन से या मीडियन से, आपने उसको कर दिया स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डी 0 था और उसका स्क्वायर डी स्क्वायर निकालना तो ये भी 0 हो जाएगा। 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इसी प्रकार से 35 है तो 35 का स्क्वायर अब आपको पता होना चाहिए। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225। अब फिर ये नेगेटिव -40 था तो -40 का जो स्क्वायर होगा वो भी हो जाएगा 40 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, तो 40 का हो जाएगा 1600। फिर यहाँ पर 25 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो ये जाएगा 625 और यहाँ फिर 20 है, 20 का वर्ग फिर से 400। और अब आपको सम करना है किसका, समेशन ऑफ, नहीं समेशन की बजाय अगर हम यहाँ पे तो एक ही चीज आ रही है, लेकिन अगर
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी गई होती, एक के अलावा और फ्रीक्वेंसी होती, तो आप एक और कॉलम जोड़ते, फ्रीक्वेंसी के साथ इस डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते। तो इस केस में क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबके लिए एक है, तो जो डी स्क्वायर की वैल्यू है वही एफ इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ 0, 400, 1225, 1600, 6025 एंड 400। और अगर आप इसको लिखेंगे अब सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, अगर इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर की सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 4250। ओके। और अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, जो आपके पास लास्ट कॉलम में जो टोटल आया है, इस टोटल को आपने डिवाइड करना है n से, और यहां पर n की वैल्यू 6 है तो n से डिवाइड करना है और उसका सारे का स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर d का स्क्वायर किया था, तो अब आपको जब वैल्यू निकालेंगे, आप वेरिएशन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे आप, तो अब रख दीजिए मान, पहले स्क्वायर रूट एफ डी स्क्वायर है 4250 और इसको डिवाइड करना है 6 से, तो पहले 6 से डिवाइड करेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो करिए 6 से डिवाइड जल्दी से, 6 7 जा 42 और 5 में भाग दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 50 में 6 8 जा 48 और 2 रिमाइंडर में आएगा 20, तो 6 3 जा और इस तरह से 333 आगे आता रहेगा 708.33। ये हो गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल लेंगे तो इस वैल्यू को निकाल देंगे आप अप्रोक्स। तो पहले वाले केस में स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 26.6 और ये बिल्कुल उसी के हिसाब से जैसे अपने मीन डेविएशन निकाला था वो भी 27 के आसपास आ रहा था। इसका मतलब हमारे दोनों कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब एक और चीज आती है वेरिएशन। वेरिएशन भी कई बार पूछा जाता है, कई बार आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछ करके सीधे पूछ दिया जाता है कि इन आंकड़ों का वेरिएशन प्रसरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, कितना इसका वेरिएशन है। तो वेरिएशन जब आपको निकालना होगा तो फिर से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल देंगे आप, तो हो जाएगा इसका प्रसरण। तो अब आप देखिए 26 है, 26 का स्क्वायर करेंगे, फिर से 26.6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 708 आ जाएगा, यानी यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 708.33। ये इसका प्रसरण या वेरिएशन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इसको। और अब इस केस में आप स्वयं निकालेंगे, स्टूडेंट बी के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो फिर से वही आएगा जो मेन डेविएशन आया था 4 के आसपास। जैसे हमने पहले निकाला था 4 के आसपास निकाला था, तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 के आसपास निकलेगा। तो यहां से फिर आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट बी के मार्क्स का जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू हमने निकाली है वो ज्यादा रिलायबल है। तो इस तरह से आप इसको समझ गए हैं, मीन डेविएशन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में फिलहाल इतना ही। अब मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊंगा, नया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा यही मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, वो कैसे आंकड़ों का जिनमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा, वर्गीकृत आंकड़ों का मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाऊंगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो होगा सहसंबंध गुणांक निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो 10 नंबर का सवाल वो बिल्कुल आपके पास आएगा, आपको उसे सीखना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो वीडियो और वैसे ही और सारे वीडियोस आपके फोन में सबसे पहले आएं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।